हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे। स्टूडेंट्स, पहली कक्षा में हमने देखा था कि कैसे शीत युद्ध का जन्म हुआ, कैसे द्विध्रुवता बनी थी, बाइपोलरिटी बनी थी पूरी दुनिया में, और कैसे दो महाशक्तियां उभर के आई थी पूरी दुनिया में, जिन्होंने पूरे दुनिया में पूंजीवाद और साम्यवाद का एक शक्ति केंद्र बनाया। हमने ये भी देखा था कि जब ये दो देश या जो दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था और एक अमेरिका जो पूंजीवाद को लेकर आगे बढ़ रहा था, इसमें दुनिया के अलग अलग देश इनके साथ हुए और कुछ ऐसे भी देश रह गए जो एक तीसरी दुनिया बनकर उभरे, जो या तो दोनों का सहयोग लेना चाहते थे या किसी भी एक गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। अब ये जो शीत युद्ध शुरू हुआ स्टूडेंट्स 1945 के वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और लगभग ये 1990 तक चलता रहा। यानी ऐसा क्या था कि 1945 के बाद 1990 तक ही चला, और ऐसा क्या था कि क्या ये शीत युद्ध एक जैसा ही चला, क्या इसमें कोई उतार चढ़ाव आए, या इस शीत युद्ध के या जो बाइपोलरिटी थी, द्विध्रुवता थी, इसमें कोई इसके अलग अलग चरण भी देखने के लिए मिले? तो जी हां, ये जो शीत युद्ध था ये कई चरणों में इसका विकास हुआ, कई चरणों में ये आगे बढ़ा, और ये देखने के लिए मिला कि अलग अलग चरण में अलग अलग तरह की चीजें सामने आई, अलग अलग ऐसी घटनाएं घटी जिसने कि इस शीत युद्ध को एक नया आयाम दिया, नया मोड़ दिया। तो आज की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का विकास और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से थे। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां बनकर उभरी, तो इसका विकास शीत युद्ध का कैसे हुआ, और फिर पूरी दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ता गया, और कैसे इस शीत युद्ध का एक ऐसी घटना घटने लगी और ऐसा समय भी आया कि इस शीत युद्ध का अंत भी हुआ। उस समय महाशक्ति बनकर कौन उभरा और क्या इसके परिणाम हुए, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो इसके अलग अलग चरण हैं उसमें सबसे पहला चरण तो वहीं से शुरू होता है जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। यानी 1945 से 1949, यानी 1945 टू 1949 एक ऐसा दौर देखने के लिए मिलता है जब पूरी दुनिया में कई नई चीजें हुई। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में दो तीन चिंताएं की गई, या ऐसा दिखाया गया कि चिंता की जा रही है। एक तो यह कि यह प्रयास किया गया, क्योंकि देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1819 तक चला था, उसके बाद भी यह प्रयास किया गया कि आगे इस तरह की संभावनाएं दुनिया में न बने। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को रोका नहीं जा सका और वो हुआ। इसलिए जब 1945 में पहला द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कुछ ऐसे प्रयास किए गए कि दुनिया भर में एक तो जो विश्व युद्ध से होने वाली हानि है, जो नुकसान है, उसकी भरपाई की जाए, उसका विकास किया जाए। दूसरा ये प्रयास किया गया कि कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी शक्तियों का भी प्रवेश कराया जाए जो युद्ध की संभावनाओं पर विराम लगाते रहें। और उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था भी आई, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में उसको स्थापित किया गया। तो ये जो 1945 से 1949 का क्रम था, इसमें अब जो दो महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ, इन दोनों ने क्या किया, अपने प्रभुत्व को जमाए रखने के लिए अब दुनिया के विकास की ठेकेदारी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने प्रयास ये किया कि जो भी ऐसे राष्ट्र हैं जो कमजोर हो गए हैं, या जो भी ऐसे देश हैं जो कमजोर हो गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेष करके जो यूरोप का हिस्सा था, क्योंकि ये दोनों जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, वो दोनों यूरोप को ही एक ऐसा केंद्र बनाना चाहते कि वो हमारे तरफ आ जाए और वो अब बाकी कुछ यूरोप हमारे तरफ आ जाए, बाकी दुनिया के अलग अलग देश तो थे ही। तो फिर अमेरिका ने यह प्रयास किया कि हम इस कमजोर दुनिया का विकास करेंगे, और बदले में क्या करेंगे, वहां पर अपने हिसाब का लोकतांत्रिक ढांचा बनाएंगे और वहां पर पूंजीवादी बाजार का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके जवाब में जो सोवियत संघ था उसने भी ये लगातार प्रयास किया कि पूरी दुनिया में जो कमजोर देश हैं उनके विकास की जिम्मेदारी हम लेंगे, और साम्यवादी तरीके से वहां सरकारें चलाएंगे, और साम्यवादी तरीके से वहां से विकास का बाजार का स्वरूप भी बनाएंगे। ये दोनों महाशक्तियों का ये आपस में एक दूसरे से प्रयास था। इसी क्रम में जब समाप्त हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के पूर्व भी बड़ी शक्तियों के कृत्यों में शीत युद्ध के कीड़े रेंगने लगे थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ये प्रयास होने लगा कि भाई हम महाशक्ति बनेंगे, हम तो शीत युद्ध जैसी समस्या आने लगेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका ने जापान पर बम भी गिरा दिया था, और वहां से एक घोषणा हो गई थी कि भाई हम विजेता रहेंगे और हम सुपर पावर रहेंगे। तो जब ये शीत युद्ध की स्थिति बनने लगी, उसके बाद हमको देखने के लिए मिला कि 8 जून 1947 को एक मार्शल योजना देखने के लिए मिली। कौन सी योजना देखने के लिए मिली? मार्शल योजना। और इस मार्शल योजना का काम क्या था कि एक उपाय था जिसके द्वारा अमेरिकी ने यूरोप में साम्यवाद से प्रसार को रोकने का प्रयास किया। देखिए क्या हुआ। यह जो मार्शल योजना थी, एक विकास का कार्यक्रम थी।
अमेरिका ने यह कहा कि भाई देखो बहुत नुकसान हो चुका है पूरी दुनिया में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उससे काफी नुकसान हुआ है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना जो है वो कमजोर हो गई है, भूखमरी की स्थिति भी आ रही है और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो गई हैं और विकास के जो कार्य हैं वो तेजी से करने जरूरी हैं। इसलिए हम कुछ विकास के लिए कुछ हम प्लान बनाते हैं और इस प्लान में हम पैसा देंगे, इस प्लान में हम असिस्टेंट देंगे। बेसिकली ये फाइनेंशियल असिस्टेंट था, एक तरह का जो आर्थिक मदद था, खास करके पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं। देखिए ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जो दुनिया बटी हुई थी, ये यूरोप का ये हिस्सा जिसमें आपको फ्रांस, ब्रिटेन और ये स्वीडन, डेनमार्क वाले जो देश हैं, ये सारे देश इसमें शामिल थे। और ये जो देश थे, ये पश्चिमी यूरोप, विशेष करके अमेरिका ने प्रयास ये किया कि इन देशों के विकास के लिए एक आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि ये देश का विकास तो हो, लेकिन जब इसमें सरकारें आगे चलें तो सरकार आगे चले तो और जो बाजार का स्वरूप हो वो पूंजीवादी के हिसाब से हो। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो शीत युद्ध था उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो वैचारिक रूप से लड़ा जा रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया है, विचारों की लड़ाई और विचार दो कौन प्रमुख थे उस समय दुनिया में, एक था पूंजीवाद, एक था साम्यवाद। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि पूंजीवाद का मतलब यह था कि पूरा दुनिया का जो बाजार है मुक्त बाजार होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, सरकार का उसमें हस्तक्षेप ना हो, कंट्रोल ना हो। ठीक है, इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो जो फिट होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा कर पाएगा वो इसमें जिएगा। सरकार नहीं बताएगी कि जैसे अर्थशास्त्र जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो जहां सरकारें डिसाइड करती हैं कि क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, वो समाजवाद, साम्यवाद वाला इलाका है। और जहां पर बाजार तय करता है कि क्या उत्पादन होना चाहिए, जो मांग और पूर्ति के हिसाब से चलता है, कैसे उत्पादन होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, वो बाजार की कीमतें बाजार तय कर लेगा, ये पूंजीवाद है। तो प्रयास ये था अमेरिका का कि ये पश्चिमी जो पश्चिमी यूरोप है, ये जो देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हुए पड़े हैं, उनका विकास किया जाए मार्शल योजना से। और उसके पीछे का ध्येय ये था कि उसमें हम अपनी वाली चला सके। ठीक है, तो ये हमको देखने के लिए मार्शल योजना में क्या देखने के लिए मिलता है कि योजना पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप दोनों के राष्ट्रों के लिए थी। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर ध्यान पश्चिमी पे था, पूर्वी यूरोप पर क्योंकि थोड़ा प्रभाव सोवियत संघ का भी चल रहा था, इसलिए प्रयास ये किया गया कि सोवियत संघ के प्रभाव को कम किया जाए। इसलिए पूर्वी यूरोप में भी ये घुसना चाह रहे थे। ठीक है, कि पूर्वी यूरोप में भी घुस जाएं। मार्शल योजना के क्रियान्वयन के लिए यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम की स्थापना की गई। ठीक है, यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम, यह कौन सा कार्यक्रम था? यह था मार्शल योजना के तहत आने वाला कार्यक्रम। यानी प्रयास यह किया गया कि यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम किया जाए। यूरोप में जो निर्माण की स्थिति खराब हो चुकी है, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां वहां खराब हुई हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या किया गया? यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम की स्थापना की गई। और यह किसके द्वारा प्रेरित था? मार्शल योजना के द्वारा प्रेरित था। तो मार्शल योजना किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? अमेरिका के नेतृत्व में किया गया, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ। और क्यों किया गया? यूरोप के पुनर्निर्माण की भावना को आगे लेकर किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका। इसमें क्या, ठीक है, हम करीब 5 अरब 30 करोड़ डॉलर आपको जो है ये देते हैं। और ये पैसा असिस्टेंस यानी कि एक मदद के रूप में किन देशों में जाएगा? ये जाएगा जो यूरोप के विभिन्न विभिन्न देश हैं, और उन यूरोप के देशों का हम पुनर्निर्माण करेंगे। और मैंने फिर आपको बताया कि उसकी मंशा ये थी कि फिर निर्माण के बाद जो शक्ति संरचना होगी वो इनके हिसाब से होगी। अब देखिए सोवियत संघ भी कहां चुप बैठने वाला था। सोवियत संघ ने देखा यार ये तो हमको चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये अपने हिसाब से पूरे यूरोप का डेवलपमेंट कर लेंगे तो ये अपनी वाली ही आगे चलाएंगे। तो सोवियत संघ द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में 25 अक्टूबर 1947 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की गई। अब देखिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम की स्थापना की थी। किसने? अमेरिका ने। और सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने यह किया कि इसके जवाब में क्या किया? 25 अक्टूबर 1947 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की। और इसके तहत, इसके द्वारा सोवियत संघ भी क्या चाहने लगा कि जहां जहां मदद की जरूरत हो, जिन देशों को परेशानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनको हम सहायता प्रदान कर सकें। मकसद क्या था? काउंटर बैलेंस। यानी जैसे मैंने बताया ना, गठबंधन के प्रत्युत्तर में गठबंधन, पहली वीडियो में बताया था, यह करने का प्रयास था। दोनों महाशक्तियों की कार्यवाही और प्रति कार्यवाही ने शीत युद्ध को ठोस आधार प्रदान किया। ठीक है, यानी एक तरफ कार्यवाही हो रही है, एक तरफ प्रति कार्यवाही चल रही है ना। यानी कि एक तरफ हम एक्शन ले रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन जिसको कह सकते हैं।
तो एक कह रहा है कि हम यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम करेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, हम भी पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना करेंगे। ये देखिए कैसे, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शीत युद्ध के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो पहले चरण जो 1945 से 1949 वाला चल रहा है, ठीक है ना, एक तरह से आप 1945 से जो 1949 वाला पहला चरण चल रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ मार्शल योजना चल रही है किसकी, अमेरिका की, और एक तरफ फिर ये क्या चल रहा है कि पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना सोवियत संघ चल रहा है। ठीक है, एक तो ये भाग इसमें इंपॉर्टेंट था पहले चरण में, ये वाला कि एक ने मार्शल प्लान लाया, एक ऐसा लाया। एक और महत्वपूर्ण बात हुई जर्मन समस्या और बर्लिन की घेराबंदी। तो अब देखिए बर्लिन क्या है, जर्मनी में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, आपको पता है। अब जर्मनी में क्या हुआ कि जर्मनी, जब ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी, तो जर्मनी को लेकर बहुत छीना झपटी चल रही थी, और उसमें बर्लिन के कुछ हिस्सों में, यानी पूर्वी हिस्से खास करके, उसमें एक घेराबंदी कर ली, एक तरह से वर्चस्व जमा लिया सोवियत संघ ने, और बाकी के हिस्सों पर वर्चस्व जमा लिया अमेरिका ने। ये एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने बाद में दीवार भी बन गई थी। तो ये एक ऐसी घटना बनी जिस घटना ने शीत युद्ध को एक बार फिर बहुत आग में घी डालने का काम किया। ये पहले चरण में ही चल रहा था। तो शीत युद्ध का अगला चरण था जर्मनी की नाकेबंदी के प्रकरण ने अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में सोवियत साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सक्षम सैनिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से समझिए, आप देखिए आगे कैसे चीजें जुड़ रही हैं। सोवियत संघ ने एक नाकेबंदी कर ली, मतलब कि इधर प्रभाव बना लिया, और अमेरिका को भी यह स्पष्ट होने लगा कि आगे अगर इन देशों पर प्रभाव बनाना है तो एक अच्छा सैन्य संगठन चाहिए, एक मजबूत सैन्य संगठन चाहिए, वरना सोवियत संघ से भी वैचारिक लड़ाई, चाहे किसी भी तरह लड़ाई लड़नी इतना आसान नहीं है। और इसलिए आगे आप देखेंगे कि नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और वो भी शीत युद्ध के दौरान बना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, तो जो आज तक काम कर रहा है, जो आज तक अस्तित्व में है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये जर्मन समस्या और बर्लिन की जो घेराबंदी थी, बर्लिन की घेराबंदी ने भी शीत युद्ध के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के जो अलग अलग चरण बने, उन चरणों में बर्लिन की दीवार वाली जो ये बात है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, बर्लिन की जो घेराबंदी थी। अब मैंने आपको बताया कि अमेरिका को यह लग गया कि बिना मजबूत घेराबंदी के, बिना मजबूत सैन्य संगठन के यह संभव नहीं होगा कि आप सोवियत संघ को या जर्मनी को घेर पाए या जर्मनी को पूरा प्रभुत्व में ले पाए। तो इसी सोच का परिणाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, जिसको नाटो कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक है ये, संधि संगठन के रूप में निकला, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया। और ये बड़ा रोचक था। इसमें क्या किया गया, इसमें देखिए बेसिकली क्या किया गया, ये जो आप हिस्से देख रहे हैं, जितने लगभग देश हैं, ये इन सभी देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर एक संगठन बना लिया। और उस संगठन को क्या कहा, उस संगठन में यह कहा गया, ये देखिए कितना मजबूत एक संगठन बनाया गया। क्या इसमें एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई। संगठन, मैंने बताया था पहले, संगठन और उसके प्रत्युत्तर में संगठन बनाए जा रहे थे, तो एक एक संगठन बड़ा महत्वपूर्ण बनाया गया। उसमें यह कहा गया कि ये सारे देश अब एक साथ मिलकर काम करेंगे, और इसमें से अगर किसी भी एक देश पर कोई कार्यवाही की गई तो यह माना जाएगा कि सभी देशों पर वो कार्यवाही हुई है और सब मिलकर उसका जवाब देंगे। ध्यान से समझिए, बर्लिन में सोवियत संघ ने घेराबंदी कर ली। अब हुआ क्या कि उस समय तो भाई जर्मनी तो वैसे ही कमजोर था, तो अब क्या हुआ कि अमेरिका को यह लग रहा था कि कहीं भी ये घेराबंदी हो सकती है, कहीं भी सोवियत संघ अपना प्रभाव बना सकता है, तो क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बना लें कि उसको अच्छा, सोवियत संघ तो ऑलरेडी 15 देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन था, तो अमेरिका ने कहा कि अगर हम इसको एक संगठन का रूप दे देंगे जो बाकी के देश हैं, तो अगर इनमें से किसी को भी सोवियत संघ छेड़ेगा तो ये समझ लेगा कि वो अमेरिका से लड़ाई हो रही है। भाई बात समझिए, नाटो जो था, जो ये उत्तर अटलांटिक शक्ति संगठन था, इसने एक ऐसा संगठन बना लिया, एक ऐसा संगठन बना जिसकी ये शर्त रख दी गई या जिसमें ये घोषणा कर दी गई कि अगर इनमें से जो इस राष्ट्र इस संगठन में रहेगा, उसमें से अगर किसी भी राष्ट्र पर कोई सैन्य हमला होता है तो वो सभी राष्ट्रों पर सैन्य हमला मान लिया जाएगा। उदाहरण, अगर मान लीजिए उसमें फ्रांस शामिल है और अगर सोवियत संघ उस पर कोई हमला करता है तो यह मान लिया जाएगा कि वो हमला अमेरिका पर भी किया गया है, तो अमेरिका को आजादी होगी कि उसका उत्तर दे सके, लड़ाई कर सके। तो ये एक ऐसा संगठन बनाया गया जिससे कि सोवियत संघ और देशों को छेड़े ना, परेशान न करे या अपना प्रभुत्व स्थापित न करे। और बदले में जाहिर सी बात है, जब अमेरिका इन सबको संरक्षण दे रहा था तो वो चाहेगा कि जिस तरह की सरकारें या जिस तरह का बाजार हम चाहते हैं वो बाजार आए। ये इस पहले चरण की प्रमुख विशेषता थी। तो अमेरिका के नेतृत्व में निर्मित संगठन के 11 प्रारंभिक सदस्य थे। इसमें कौन कौन सदस्य थे? अमेरिका के अतिरिक्त थे वो कौन? कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल।
तो ये लातविया जो था, इसमें एक्चुअली लातविया एक वर्ड है। तो ये जितने ये देश हैं, ये देश क्या थे, ये सदस्य थे नाटो के प्राइमरी मेंबर थे, तो बाद में फिर ऐड होते गए, ठीक है। ये नाटो के प्राइमरी मेंबर्स थे और ये घोषणा कर दी गई कि इन देशों में से अगर किसी को भी छेड़ेगा सोवियत संघ या कोई भी, उन्होंने सोवियत संघ का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कि कोई भी दुनिया के पावर या शक्ति या देश अगर इनमें से किसी एक पर भी हमला करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो हमला सब पर किया गया है और सब मिलकर इसका जवाब दे सकते हैं। संगठन के संविधान में प्रावधानित किया गया कि किसी भी सदस्य पर आक्रमण को पूरे संगठन पर आक्रमण समझा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें यह कहा गया कि अगर किसी एक पर भी आप आक्रमण करते हैं तो यह माना जाएगा कि पूरे संगठन पर आक्रमण किया गया है और फिर यह आजादी होगी कि कोई इसका उत्तर जिस तरह चाहे वो दे सकता है। यानी ये कि ये प्रयास किया गया पहले चरण में कि मनमानी ना हो और सोवियत संघ के प्रभाव को रोका जा सके। समझ रहे हैं आप? और पूरी दुनिया में प्रयास किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रयास केवल ऐसी एक ही देश में किया गया, एक ही क्षेत्र में किया गया, केवल ये तो भाई ये तो सारे देश कौन से हैं, ये यूरोप के देश हैं और भाई एक कनाडा। आप फिर से मैप में देखिए, मैप से समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर आपने चीजों को कंसेप्ट को पिक्चराइज कर लिया तो आपने कुछ चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये ऊपर कनाडा है, ये है कनाडा जो उसका शामिल था, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये क्या है, ये कनाडा है, ठीक है, और ये यूएसए है यानी अमेरिका है। तो एक तो ये देश यहां पे शामिल थे, बाकी ये जितने देश थे फ्रांस और ये ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे देश यहां पर हैं, आप देख लीजिए, तो लगभग ये सारे। तो ये 10-11 लोग मिलकर इन्होंने नाटो बना लिया और नाटो बनाने के बाद ये घोषणा कर दी कि इसमें से किसी भी एक देश पर अगर आप हमला करते हैं तो वो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। बाद में बच्चों जब ये सोवियत संघ का प्रभाव इधर भी लगा कि दिखाई लगा कि इधर भी ये प्रभाव डाल सकता है क्योंकि अब ये देश आजाद हो रहे थे तेजी से, तो उन्होंने क्या किया, नाटो की ही जगह एक सीटो भी बनाया। मैं आपको बताऊंगा, साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनाया था इन्होंने कि यहां भी इन्होंने एक ग्रुप बना दिया कि अगर इस पे कोई हमला करेगा तो माना जाएगा कि सब पर हमला किया जा रहा है। तो अमेरिका का प्रयास ये था कि इस सोवियत संघ के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना है। इनका जो प्रभुत्व है, इनके जो बाजार को घेरने की जो ताकत है, उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। तो नाटो से यह स्पष्ट हो गया, नाटो से क्या हो गया, नाटो से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका सोवियत साम्यवाद, ठीक है, कम्युनिज्म जो है, के प्रसार को रोकने के लिए कृत संकल्प है और इस हेतु अपने सहयोगी राष्ट्रों को लामबंद कर रहा है। लामबंद करना क्या होता है, इकट्ठा करना, एक रहो, इकट्ठे रहो। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सहयोगी राष्ट्र हैं, जो हमारे विचारधारा से मिलते जुलते राज्य हैं, जो पूंजीवाद चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, क्योंकि बार बार पूंजी जो अमेरिका था वो ये हमला करता था, ये बार जो देखिए दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है अमेरिका को, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहने के लिए ब्रिटेन भी था, तो ये सब एक साथ थे। तो ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि भाई देखिए जो साम्यवाद है, जो ये सोवियत संघ में चल रहा है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये एक विचारधारा पर कट्टर तरीके से चलने वाला है, या एक लीडर वाली बात है, एक जैसा चलता है, वो मतलब बहुत ज्यादा उसको डेमोक्रेटिक नहीं मानते थे। तो उन्होंने बोला कि अपने सहयोगी राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र कह रहे हैं कि जो ये डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, खुले बाजार चाहते हैं, या जो ओपन ट्रेड चाहते हैं, ओपननेस चाहते हैं, वो सब लोग एक साथ लामबंद होइए और हम एक संगठन बनाते हैं। तो इस तरह का संगठन पहले नाटो के थ्रू बनाया गया। वो एक सैन्य संगठन था, ध्यान रखिएगा, नाटो वाला का बेसिकली मतलब सैन्य संगठन था कि सैन्य समझौता एक दूसरे से रहेगा। तो अमेरिका ने सबको लामबंद करना शुरू कर दिया था, ये पहले चरण में चल रहा था, ठीक है। अब आते हैं पहले चरण के बाद, यानी जो 45 से 49 तक चला, दूसरा चरण चला शीत युद्ध का 1950 से 53 तक, ठीक है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण घटना है। देखो जब आप एनसीईआरटी देखेंगे ना तो उसमें एक साथ कई घटनाओं का जिक्र हो गया है। तो मैंने प्रयास ये किया है कि आपको कई चरणों में विभाजित करके 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएं ताकि आप उत्तर भी ठीक से बना सकें, लिख सकें और अपने कंसेप्ट को भी ठीक से समझ सकें। तो शीत युद्ध का जो दूसरा चरण था, ये क्या था, सन 1949 का शीत युद्ध यूरोप में सुस्थापित हो चुका था। मैंने आपको बताया कि 49 तक में जो 2-3 घटनाएं हुई, मार्शल प्लान वाली घटना हुई, नाटो की स्थापना वाली बात हुई, इससे ये स्पष्ट हो गया था कि शीत युद्ध तो चल रहा है। 1950 के आते आते शीत युद्ध यूरोप में पूर्व एशिया में स्थानांतरित हो गया, ठीक है, यानी अब वो एशिया में भी चला गया। कहां जा रहा था, देखिए पहले ये इधर था यूरोप की तरफ, अब वो एशिया में भी आने लगा, ठीक है, और खास करके पूर्वी एशिया के पास में। तो पूरी एशिया में भी शीत युद्ध का प्रसार बढ़ने लगा क्योंकि यहां भी देश तेजी से आजाद हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे यहां भी। तो अब यहां भी ये होड़ मची हुई थी कि अमेरिका और सोवियत संघ की कि हम इसमें से किसी एक पर प्रभाव बनाएं, इन देशों पर प्रभाव बनाते रहें, ठीक है। तो इसका कारण कोरिया युद्ध सबसे महत्वपूर्ण बना। देखिए ये कोरिया है बच्चों, ये ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यहां पर था, तो ये जो कोरिया वाला पार्ट था ये सबसे महत्वपूर्ण, ये तो जापान है, ये ऊपर है कोरिया, ठीक है। तो ये जो कोरिया वाला भाग था ये एक महत्वपूर्ण बना
ये जो कोरिया युद्ध हुआ, इससे शीत युद्ध का प्रभाव कहां आ गया? एशिया में भी आ गया। और कैसे आ गया? बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ ये कि कोरिया का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया है। अब जो दक्षिण कोरिया था वो प्रभाव में था अमेरिका के, वो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में आना चाह रहा था, और जो उत्तरी कोरिया था वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था। इसलिए दोनों ये जो खींचतान चल रही थी, ये खींचतान ने क्या किया? यहां भी शीत युद्ध का माहौल बना दिया। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक गुट साम्यवादी की तरफ जाएगा, एक गुट अगर पूंजीवाद की तरफ जाएगा, तो दोनों महाशक्तियों का गुट बन गया, तो शीत युद्ध यहां भी आ गया। तो ये जो कोरिया युद्ध था, यानी आप जब द्वितीय चरण पढ़ेंगे तो द्वितीय चरण में शीत युद्ध का जो कारण बना, खास करके 1950 से 53 तक, वो कोरिया युद्ध बना था, और विभाजन भी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में हो गया था। तो शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है उसमें ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि शीत युद्ध में के दूसरे चरण में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए शीत युद्ध कौन से चरण में यूरोप से एशिया में स्थानांतरित हुआ? तो आप कह सकते हैं दूसरे चरण में, और वो खास करके हिस्सा 1950 से 1953 था, और मुख्य कारण उसका कोरिया युद्ध था। ठीक है, तो ये एक आपको बात ध्यान में रखनी है। अब आता है महत्वपूर्ण भाग कि शीत युद्ध का तीसरा चरण क्या है। तो शीत युद्ध के तीसरे चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। आपको पता है कि जो सोवियत संघ में महत्वपूर्ण जो नेता चल रहे थे, लीडर चल रहे थे, वो स्टालिन थे। स्टालिन, लेनिन जैसे सोवियत संघ के नेता हुए हैं। तो स्टालिन के दौर के बाद एक नया दौर आया, वो भी शीत युद्ध के तीसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको देखेंगे। तो जनवरी 1953 में राष्ट्रपति ट्रूमैन, ठीक है, तो ये ट्रूमैन राष्ट्रपति थे वहां के अमेरिका के, पर जनरल आइजनहावर का अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो जनरल आइजनहावर क्या हो गए? नए राष्ट्रपति बने। एक ये नई घटना घटी अमेरिका में। जाहिर सी बात है, जब नए राष्ट्रपति बनेंगे, नए लीडर आएंगे, तो सोच बदलेगी, काम करने का तरीका बदलेगा। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और निकिता खुश्चेव ने सोवियत संघ की बागडोर संभाली। तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों जगह नेतृत्व का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब अमेरिका द्वारा नाटो की पद्धति पर दक्षिण पूर्व एशिया संगठन, जिसकी बात मैं कर रहा था, सीटो, यानी जब आपको मैंने बताया कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाली लड़ाई चल रही थी, तो उनको लगा कि भाई दक्षिण एशिया में भी अब इस तरह की जरूरत पड़ेगी, एशिया में भी जरूरत पड़ेगी। तो दक्षिण एशिया में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सीटो की स्थापना हुई, और मध्य पूर्व सुरक्षा संगठन मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। अब ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपने देखा, इस पार्ट में आपने क्या देखा कि ये जो कोरिया वाला इलाका है, इधर के लिए सीटो, और ये जो बीच के मिडिल ईस्ट वाले देश थे, यहां पर, यानी दुनिया के हर तरफ अमेरिका ने प्रयास ये किया कि ऐसी संगठन बना दिया जाए जहां पर अगर कोई हमला करे तो माना जाए कि उन सब पर हमला किया गया है। तो इस तरह से घेराबंदी करने की क्या थी, अमेरिका का ये स्थिति चल रही थी, सीटो, और बाद में मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं और जानकारी आपको होनी चाहिए। स्थापना की गई। इन संगठनों का उद्देश्य दक्षिण पूर्व यूरोप के साम्यवादी सदस्य थे। जाहिर सी बात है, जो तो एक तरह से सीटो आया, और इधर फिर क्या हुआ? मध्य पूर्व सुरक्षा संगठन, ये हमको देखने के लिए मिला था। अब चौथा चरण कब चला? 59 से 62 तक, ठीक है, क्या चला? 59 से 62 तक। संभवतः 1962 का क्यूबा प्रक्षेपात संकट, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण, जिसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल, ठीक है, क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, या क्यूबा, जिसको हम कहते हैं कि क्यूबा प्रक्षेपात संकट, यह सन 1945 के बाद का सबसे बड़ा संकट था। अब ध्यान से समझिए हुआ क्या। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया क्या थी? दो भागों में विभाजित थी। अब ये क्या चाह रहा था? सोवियत संघ ये चाहता था कि अमेरिका को चारों तरफ से घेरा जाए। देखिए, अमेरिका भी क्या कर रहा था? सोवियत संघ के बगल तक आ गया था अपने प्रभुत्व को जमाते हुए। तो अब इसी शीत युद्ध के बीच में इस सोवियत संघ ने सोचा कि अमेरिका को चारों तरफ से घेरा जाए और डरा के रखा जाए। तो यहां पर जो देश है क्यूबा, यहां एक क्यूबा देश है, ये है यूएसए आपका। अमेरिका ने, सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा को अपने प्रभाव में ले लिया, और क्यूबा में अपने कुछ जहाज भेजने लगा जिसमें परमाणु हथियार थे। तो क्या किया सोवियत संघ ने? क्यूबा के पास अपने जहाजी बेड़े लगाने लगा और वहां पर परमाणु हथियार स्थापित करने लगा और अमेरिका पर एक दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, इस समय क्या हुआ? अमेरिका ने बहुत इसको गंभीरता से लिया, और अमेरिका डायरेक्ट एक्शन तो ले नहीं सकता था, डायरेक्ट हमला करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि बहुत बड़ा परमाणु युद्ध होगा, पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। तो अमेरिका ने इस समय दिया है 2 दिन 1 दिन का कि आप इतने समय के भीतर जल्द से जल्द इस जगह को परमाणु हथियारों से खाली करें, अपने जहाज को वापस ले जाएं, वरना युद्ध की स्थिति अब टाली नहीं जा सकती। यानी अब शीत युद्ध में आप कह सकते हैं कि सबसे, आप एनसीईआरटी जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से शीत युद्ध की बात की गई है एक तरह से। यानी वो दौर था जब सबसे मजबूती से ये लगने लगा कि शीत युद्ध अब शुरू हो रहा है। यानी अब ऐसा मजबूती से लगने लगा कि अब युद्ध होने ही जा रहा है, युद्ध की संभावना बन गई है,
क्योंकि ये क्यूबा में अब मिसाइल्स आ गए थे और ये जहाजी बेड़े जो थे यहां पर सोवियत संघ ने भेजने शुरू कर दिए थे और ये एक बहुत ही बड़ा संकट देखने के लिए मिला था, जिस संकट में ये माना गया कि ये जो प्रक्षेपास्त्र है, ये जो क्यूबा के जो सोवियत संघ ने मिसाइलें भेजी हैं, ये समस्या कर सकता है। तो 1962 का क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट जो था वो सबसे बड़ा संकट था और इन्होंने दोनों महाशक्तियों को युद्ध पर खड़ा कर दिया, बिल्कुल मुहाने पर ला दिया कि अब लड़ाई हो जाएगी। सोवियत संघ क्यूबा में एक प्रक्षेपास्त्र अड्डा स्थापित करना चाहता था, तो चाहता था वहां से मिसाइल लॉन्चिंग हम कर सकें, ठीक है ना, और वो मिसाइल लॉन्च करने का बेस बनाना चाहता था लड़ाई के लिए, और इसलिए जिसका स्वाभाविक था अमेरिका द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, तो ऐसा स्वाभाविक था कि अमेरिका विरोध करेगा, अमेरिका ने विरोध किया। जब सोवियत प्रक्षेपास्त्र क्यूबा ले जा रहे थे तब अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी और क्यूबा को ले गए सभी सामानों को रोक दिया, जाहिर सी बात है। तो जब ये सारा सामान क्यूबा तक जा रहा था तो अमेरिका ने उसको घेर लिया, बोला नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे, और अब लगा कि लड़ाई हो सकती है और घेराबंदी करने का निर्णय 22 अक्टूबर 1962 को लिया गया। तो आप मान सकते हैं कि ये 1962 का जो ये कालखंड था, इसमें जो क्यूबा मिसाइल संकट आया या ये प्रक्षेपास्त्र वाली जो कंडीशन आई जहां पर मिसाइल को लॉन्च करने की एक जगह बनाई जा रही थी, उसको चाहते थे कि रोका जाए, और ये जो संकट था वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संकट माना जाता है शीत युद्ध के समय में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक अलग चरण आपको देखने के लिए मिलता है और वो चरण है 1963 से 69 तक का। यह चरण इस अर्थ में विशिष्ट रहा कि इसमें दोनों महाशक्तियों के मध्य सहयोग और प्रतिद्वंदिता दोनों ही देखने को मिलता है। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ तो दोनों देशों को लगा कि नहीं नहीं भाई, हम केवल लड़के काम नहीं चला सकते, थोड़ा कोऑपरेशन भी जरूरी है। ठीक है, कंपटीशन रहेगा लेकिन थोड़ा कोऑपरेशन भी जरूरी है, और इस कोऑपरेशन से हम क्या करते हैं, एक अलग कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सह अस्तित्व, यानी चलो आप भी ठीक है मैं भी ठीक हूं, आप अपने हिसाब से चलिए हम अपने हिसाब से चलेंगे, कोई एक दूसरे को छेड़ेगा नहीं। तो सह अस्तित्व वाली भावना आई। परस्पर सद्भाव की स्थिति, परमाणु परीक्षण जो थे, ठीक है, परमाणु परीक्षण निषेध संधि, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में देखने के लिए मिला। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का मतलब ये था, देखिए आप, तथा दोनों राष्ट्रों के मध्य हॉटलाइन समझौते हुए, यानी कि सबसे बड़ा संकट क्या था दोनों के देशों के बीच में, कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा, पावर बन जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फिर परमाणु संकट गहराता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में उन्होंने ट्रीटी यानी समझौता किया, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों के नए प्रयोग और एक दूसरे से नए न्यूक्लियर हथियारों को पैदा करना और प्रयोग करने के में जो समझौता होना चाहिए, जो रोक होनी चाहिए, उस पर बात की गई। और दोनों राष्ट्रों ने हॉटलाइन समझौते भी किए कि हम एक दूसरे से संपर्क में भी बने रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे रहा हूं कि कौन कौन से चरण थे। इसके बाद तनाव तथा शैथिल्यकरण, यानी कि तनाव को थोड़ा कम करना, तनाव बना रहेगा उसको थोड़ा कम करना, ऐसा भी दौर आया जो 1970 से 79 तक चला। इस चरण में तनाव कम करने के उद्देश्य से अनेक संधियां समझौते भी हुई। तो आप कह सकते हैं कि जो ये 70 से 79 का समय था, इसमें एक मॉस्को बॉन ट्रीटी किया गया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मॉस्को रसिया का जो है वो आज के डेट में आप जानते हैं कि राजधानी भी है, और बॉन जर्मनी के पास का शहर के नाम से जाना जाता है। मई 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ की यात्रा की और सॉल्ट आई समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए, एक दूसरे के जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक दूसरे की जगह समझौता भी कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं एक दूसरे के देशों में जाकर। ठीक है, और उन्हें सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 का समझौता किया, जिस पर यह प्रयास किया गया कि इन दोनों के बीच में क्या किया जाए, एक समझौता किया जाए, एक तनाव को कम करने की कोशिश की जाए। फिर 1979 से 89 में एक नौ शीत युद्ध काल फिर देखा गया, यानी फिर से लगा कि शीत युद्ध बढ़ रहा है। और इसने क्या हुआ कि एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ये जो समय था वो इस शैथिलीकरण पर, तनाव को कम करने वाले पॉइंट पर एक चोट उसने मानी। महाशक्तियां पुनः शीत युद्धकालीन भाषा का प्रयोग करने लगी, फिर एक दूसरे के खिलाफ बहुत उल्टा बोलने लगे, और टकराव के नए नए समझौते, टकराव के नए नए जो चांसेस थे, नए नए मौके बनने लगे। तो आप कह सकते हैं कि 1979 से 89 के बीच में एक ऐसा दौर आया कि फिर दोनों देश एक दूसरे से टकराने की स्थिति में, और सेकेंड कोल्ड वॉर या नौ शीत युद्ध की भी संज्ञा इसको दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि 1979 से 89 के बीच, यानी 1979 से 89 के बीच एक ऐसा दौर देखने के लिए मिला जब एक नया शीत युद्ध काल भी हमको देखने जैसा मिल रहा था। लेकिन बच्चों, तभी एक ऐसी कंडीशन बननी शुरू हुई जिस कंडीशन ने इस शीत युद्ध को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि अब कुछ ऐसी समस्याएं और कुछ ऐसा नेतृत्व परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसी दिक्कतें या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक महाशक्ति खुद पीछे हो गई और इसलिए दूसरी महाशक्ति का वर्चस्व हो गया, और जो शीत युद्ध आगे बढ़ सकता था, जो लड़ाई हो सकती थी, उस पर रोक आने की संभावना हो गई। तो ये नौ शीत युद्ध के बारे में आप थोड़ा और देख सकते हैं। इसमें वैचारिक संघर्ष न होकर इसमें डायरेक्ट शक्ति संघर्ष जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी करने लगा, चीन भी चलने लगा अमेरिका की तरफ।
प्रथम शीत युद्ध की उग्रता के लिए यदि स्टालिन की नीतियां जिम्मेदार थीं, तो दूसरे शीत युद्ध के लिए रोनाल्ड रीगन की नीतियां, रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका में थे। तो पहले जो शीत युद्ध था उसमें सोवियत संघ में जो स्टालिन निर्णय ले रहे थे, कठोर निर्णय ले रहे थे और बहुत आक्रामक या एग्रेसिव देख रहे थे, तो सेकंड बारे में अब जो रोनाल्ड रीगन थे तो ये अमेरिका की तरफ से देखने के लिए मिल रही थी। 9 शीत युद्ध की शुरुआत 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और उस पर अमेरिका द्वारा हो हल्ला मचाने से हुई। अफगानिस्तान एक देश है, आप देखिए इसको, आप देख सकते हैं मैप में भी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के बगल में, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अफगानिस्तान आपको देखने के लिए मिलता है। ये अफगानिस्तान का पार्ट है और इस पर हमेशा कब्जा करने की या अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश सभी देश करने लगे। तो इस अफगानिस्तान में पहले सोवियत संघ ने इंटरफेयर किया और इसके बदले में अमेरिका ने जोर से हो हल्ला मचाया। तो लगा कि दोनों देश एक दूसरे से टकरा सकते हैं। और जैसे सोवियत संघ यहां क्यूबा के रास्ते घेरता था अमेरिका को, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ को घेरने का प्रयास भी किया था। बाद में और प्रयास किया, बाद में और कई संगठन चलाए वहां पे अमेरिका ने। तो ये एक 9 शीत युद्ध काल की बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एक काल था जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये स्थिति यहां पे सेकेंड कोल्ड वॉर की पैदा हुई थी 1979 से 89 तक, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट में आता है शीत युद्ध का विलोपन काल 89-90, यानी जब वो शीत युद्ध समाप्ति की तरफ बैठने लगा, विलोप होने लगा। 1985 के बाद दोनों महाशक्तियों में कुछ विषयों पर सहमति होने लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रीगन और गोर्बाचेव के बीच जेनेवा वार्ता 1985, स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा शहर है, वहां पर एक वार्ता हुआ। गोर्बाचेव देखिए आ चुके थे सोवियत संघ के गद्दी पर, सोवियत संघ के को चला रहे थे गोर्बाचेव और रीगन चला रहे थे अमेरिका को। इनमें कई शिखर वार्ताएं हुई, देखिए ये कई वार्ताएं हैं जो एक दूसरे से मिलकर उन्होंने एक दूसरे को के साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश की 1985 के बाद। 1988 के अंत से ही शीत युद्ध की समाप्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे, किंतु 1989 में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई जिसने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया। वही मैं आपको बता रहा था कि 1989 में क्या हुआ, अब सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था और साम्यवादी विचारधारा में मैंने आपको बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो दुनिया से कट जाती है, बाहर के देशों से ज्यादा आदान प्रदान, ज्यादा व्यापार करना या मुक्त बाजार लेके चलना ये अलाउ नहीं रहता है ज्यादा। इसलिए क्या हुआ, कोशिश ये की गई कि अब आर्थिक सुधार भी रूस में या सोवियत संघ में किए जाएं। गोर्बाचेव ने ये कहा कि नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव इनका नाम था जो सोवियत संघ के हेड थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसे सोवियत संघ का विकास नहीं हो सकता है। और उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म की घोषणा की थी जिसकी हम बात सुनेंगे। ग्लासनोस्ट उसमें एक महत्वपूर्ण था और वो ऐसे रिफॉर्म थे, ऐसे आर्थिक सुधार थे जो अमेरिका की नीतियों से मिलते जुलते थे, जो पूंजीवाद के या मिश्रित अर्थव्यवस्था के करीब थे। तो साम्यवाद का जो कठोर निर्णय था, साम्यवाद का जो कठोर विचार था, जब उससे ही समझौता हो गया, जब उसको ही छोड़ने की बात आ गई, तो फिर दोनों महाशक्तियों में टकराव की कोई संभावना बन नहीं रही थी। इसके अलावा जो 14-15 जो देश थे जो सोवियत संघ में एक साथ जुड़े हुए थे, वो भी इन नीतियों से बहुत प्रभावित नहीं थे, उनको भी अपना आर्थिक विकास बहुत दिखाई नहीं दे रहा था। तो सोवियत संघ का विघटन होने की स्थिति आ गई। तो जब कई राज्य मिलकर, कई राष्ट्र मिलकर एक सोवियत संघ बना रहे थे और अगर उनका विघटन हो जाएगा, वो टूट के बिखर जाएंगे, तो फिर सोवियत संघ एक सुपर पावर कहां रह जाएगा। फिर अनक्वेश्चनेबल सुपर पावर, यानी कि कोई जिसको चुनौती न दे सके, ऐसा सुपर पावर अमेरिका बनकर अपने आप उभर गया। तो 1989 में क्या हुआ कि समाप्त कर दिया। इसमें सोवियत संघ की गिरती आर्थिक स्थिति, सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत गिर रही थी। देखिए, एक तो उनका क्या था, उनके साथ चुनौती ये थी कि उनको पूरी दुनिया से व्यापार नहीं करना था और सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री पे ज्यादा खर्च करना था, पूरी दुनिया में सुधार के लिए भी पैसा देना था। तो ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, ये दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो सुधार थे, ये उदार नीतियां थी, ये दो बहुत उदार नीतियों की बात की जाती है। तो ग्लासनोस्त और ये जो पेरेस्ट्राइका है, ये जो उदार नीतियां थी, ये साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्वीकृति थी। बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्या था, बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था साम्यवाद में नहीं थी और बहुत ज्यादा क्या ओपन बाजार तो था ही नहीं, मुक्त बाजार तो था नहीं, खुले बाजार तो था ही नहीं। तो सॉरी, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो और मुक्त बाजार भी हो, इसको करने के लिए ये दो महत्वपूर्ण उदारवादी नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव ने बनाई। और जब मिखाइल गोर्बाचेव ने ये दो उदार नीतियां बनाई तो अमेरिका तो कह रहा था हम तो ये कह ही रहे हैं कि करो, तो फिर लड़ाई होगी कहां से। इसलिए वो शीत युद्ध का विलोपन काल आ गया 89 और 90 का, और शीत युद्ध धीरे धीरे अपने आप कम होने लगा, या आप कह सकते हैं कि खत्म होने लगा। तो 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी, जो शीत युद्ध का प्रतीक थी, गिरा दी गई। बताया ना, जर्मनी में जो बर्लिन थी, तो बर्लिन के एक तरफ कब्जा कर लिया था सोवियत संघ ने, बाकी वो अमेरिका के प्रभुत्व में था। उस दीवार को 1989 में गिरा दिया गया और जर्मनी का यूनिफिकेशन, जिसको एकीकरण कहते हैं, कर दिया गया। तो वो भी लड़ाई जर्मनी को लेकर जो थी, बर्लिन को लेकर जो लड़ाई थी, वो भी खत्म हो गई।
जुलाई 1990 में नाटो सम्मेलन में नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। वार्सा पैक्ट चला रहा था कौन? नाटो के बदले में वार्सा पैक्ट लेकर आया था सोवियत संघ। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि नाटो जो था वो एक सैन्य संगठन बनाया गया अमेरिका के द्वारा, उसके जवाब में वार्सा समझौता लेकर आया था सोवियत संघ। दोनों में एक बातचीत हुई और ये कहा गया कि आज से शीत युद्ध खत्म हो गया। यानी जुलाई 1990 में आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध की घोषणा कर दी गई खत्म होने की। खाड़ी संकट 1990 से फरवरी 1991 के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव ने कंधे से कंधा मिलाकर इराक के विरुद्ध सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में भाग लिया। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए खाड़ी संकट जो था गल्फ जिसको क्राइसिस कहते हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज थी, इराक, ये सऊदी अरबिया, ये जो पूरा देश होता है जहां पर तेल भी निकाले जाते हैं, उनमें आपस में एक लड़ाई चल रही थी। और इस लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्रवाई हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, उसमें जो ये जॉर्ज बुश थे और जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, यानी कि जो सोवियत संघ के नेता थे, इन दोनों ने मिलकर भाग लिया, इन दोनों ने मिलकर पक्ष रखा। तो ये जो दूरियां थी वो एक हो रही थी। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि संपन्न हुई। अब देखिए, जर्मनी और सोवियत संघ में तो दोस्ती थी नहीं, बर्लिन के इधर बस सोवियत संघ था, बाकी जर्मनी अमेरिका के बीच, अमेरिका के साथ था। सोवियत संघ और जर्मनी में भी दोस्ती हुई। 91 में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। वार्सा पैक्ट जो नाटो के खिलाफ बनाया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। देखिए क्या देख रहे हैं आप, शीत युद्ध का गिरना देख रहे हैं। कैसे गिर रही है शीत युद्ध? क्योंकि एक शक्ति जो है अपने आप अपने कदम पीछे खींच रही है। तो वार्सा पैक्ट को भी खत्म कर दिया गया और 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में बुश और गोर्बाचेव ने किस पे? स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए। स्टार्ट संधि मतलब एक स्टार्ट संधि ऐसी संधि थी जिसमें पूर्ण रूप से यह सहमति बन गई कि आपस में अब बहुत लड़ाई नहीं है, शीत युद्ध जैसी बात नहीं है। और इसके साथ साथ सोवियत संघ का विघटन का भी पूरा जो है वो एक तरह से भूमिका तैयार हो गया कि सोवियत संघ भी अब रह नहीं जाएगा, क्योंकि सारे देश अब अलग होना चाह रहे थे। और बाद में सोवियत संघ का भी विघटन हो गया और केवल रूस अकेले रह गया। और अमेरिका जो था वो एक ऐसा महाशक्ति बन गई जिसको अब कोई चैलेंज करने वाला रह नहीं गया। बाद में आप देखेंगे, और जब मैं आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा इसमें बात आएगी कि जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक खींचतान चल रही थी, ऐसी ही खींचतान अब चीन और अमेरिका के बीच में दिखाई देती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह का शीत युद्ध आज के दौर में भी चीन और अमेरिका के बीच में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां जो शीत युद्ध चल रहा था वो तो सोवियत संघ और अमेरिका में था। और इन सभी घटनाओं से आप देख सकते हैं कि वो शीत युद्ध खत्म होने के लिए आ रहा है, खत्म होने के कगार पर आ रहा है। सितंबर 1991 में दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर समझौता हो गया। पहले अभी मैंने बताया था आपको, जो 9 शीत युद्ध शुरू हुआ था उसमें अफगानिस्तान में पहले सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, बाद में अमेरिका ने रोका, दोनों में समझौता हो गया। ठीक। और अगस्त 1991 से प्रारंभ हुई सोवियत संघ के बिखराव की प्रक्रिया 26 दिसंबर 1991 को पूरी हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ जो 15 देशों का एक गुट था वो बिखर गया। ठीक है। और जब वो बिखर गया तब अपने आप को ही तो सोवियत संघ की बाकायदा समाप्ति के साथ पूरी हो गई और इसी के साथ शीत युद्ध भी बाकायदा समाप्त हो गया। तो घोषणा हो गई कि सोवियत संघ अब समाप्त हो गया। लड़ने वाला जब लीडर ही चला गया तो फिर बाकी सेना तो वैसे ही सरेंडर कर देगी। तो सोवियत संघ का बिखराव हो गया, जो रूस था वो अकेला रह गया और बाकी जो जितने देश थे उसके साथ 14 वो सब अलग हो गए। उन्होंने अलग अपनी राज्य की अपने देश की अलग घोषणा कर ली, आजादी की घोषणा कर ली। और जैसे ही सोवियत संघ की बिखराव की या विघटन की प्रक्रिया 26 दिसंबर 1991 को खत्म हुई तो शीत युद्ध भी उसी के साथ समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अलग अलग पार्ट में देखा कि शीत युद्ध की क्या क्या अलग अलग जो कालखंड था, किस किस प्रभाव में, किस किस अलग अलग समय में शीत युद्ध का विकास हुआ, उद्भव हुआ और कैसे ये शीत युद्ध बढ़ता गया। कभी इसमें एक ऐसा दौर आया जब ठहराव आया, कभी ऐसा देखा हमने कि और तनाव आया और फिर बाद में शीत युद्ध जो दो महाशक्तियों के बीच खींचतान थी वो खत्म हुआ सोवियत संघ के विघटन के साथ। ये महत्वपूर्ण चर्चा आज की कक्षा में मुझे आपसे करनी थी, जिसमें हमने अलग अलग फेजेस में ये सारी चीजें देखी और ये देखा कि कैसे शीत युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य बना था उस पर अपना प्रभाव छोड़ा। और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी जिसको हम अगली क्लास में करने वाले हैं कि जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो ऐसे देश जो इन दोनों ध्रुवों में कहीं नहीं थे वो कहां थे, वो क्या कर रहे थे, क्या वो कोई नया आंदोलन चला रहे थे, क्या वो कोई नए संगठन में थे। इसके बारे में गुटनिरपेक्षता आंदोलन का इसमें क्या भूमिका था, इसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे और भारत की भूमिका पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें हम अगली कक्षा में उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, और एक महत्वपूर्ण बात, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए खास करके 6 to 12 में ऑनलाइन स्कूल शिक्षा लेकर आया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी माध्यम के जो भी अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं सभी अपने विषयों की तैयारी यहाँ कर सकते हैं।
अलग अलग वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो सब हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको लेकर आएंगे। ये हम आपके लिए कर सकें और अलग अलग वीडियोस के साथ आपके सामने आ सकें, इसके लिए आपके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप तक पहुंच सके और हर विषय के महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जो पाठ हैं, जो चैप्टर्स हैं वो हम आप तक ला सकें और आपके सारे कंफ्यूजन्स को आने वाले परीक्षाओं के लिए दूर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में और देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत की उसमें क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।